मैं मनोज, एक आम सा आदमी जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मेहनत करते हुए गुजारे। मेरी उम्र के इस पड़ाव पर जब मुझे सुकून और आराम की जिंदगी जीनी चाहिए थी, तब मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे, नवीन, सुमित और पंकज, और एक बेटी नैना। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उनकी अच्छी परवरिश और खुशियों के लिए खर्च कर दी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी परवरिश और मोहब्बत का हक वो लोग अदा नहीं कर सके। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त शुरू हुई जब मेरी पत्नी निर्मला का देहांत हो गया। निर्मला मेरे लिए हर कदम पर एक सहारा थी, लेकिन जब वो चली गई तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। निर्मला के जाने के बाद मेरे बेटे नवीन के साथ एक हादसा हो गया और वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसकी पत्नी सुमित्रा विधवा हो गई, इसलिए वो मेरे साथ रहने के लिए आ गई। उसके 2 छोटे बच्चे थे, राहुल और अदिति, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ पड़ी थी। मैंने सुमित्रा और उसके बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी थी, क्योंकि वो दुनिया की मुश्किलों से अकेले ही हिम्मत करके लड़ रही थी। मैं उसे और उसके बच्चों को वो सारी सुविधाएं और सहारा देना चाहता था जो वो खो चुके थे। मगर मेरी दूसरी बहुएं वंदना और पल्लवी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वे समझती थी कि मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे सुमित्रा और उसके बच्चों पर खर्च कर दूंगा और उनके पति सुमित और पंकज को कुछ भी नहीं मिलेगा। उनकी नज़रें हर वक्त सुमित्रा पर ही जमी रहती थी और वे हर मुमकिन तरीके से उसके लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करती थी। सुमित्रा, जो कि पहले ही अपने दुखों में डूबी हुई थी, उनकी बातों और व्यवहार से और भी ज्यादा दुखी हो जाती थी। सुमित्रा मेरी पत्नी की मौत के बाद से मेरा खास ख्याल रखने लगी थी। वो मेरे खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज का ध्यान रखती थी। उसकी देखभाल में एक बेटी जैसा एहसास था और उसने धीरे धीरे मेरे दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी। मैं उसके बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े खरीद कर लाता, जिससे वे बहुत खुश हो जाते। मगर घर के बाकी लोगों को मेरा ये सब करना पसंद नहीं आ रहा था। मेरी दूसरी बहुएं अक्सर ये जिक्र करती कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी सुमित्रा और उसके बच्चों पर क्यों खर्च कर रहा हूँ। क्या उन लोगों के लिए उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा? मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बातों ने मेरे बेटों को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया था। सुमित और पंकज मुझसे दूर होते जा रहे थे और वे मुझ पर शक करने लगे थे, वो शक जो उनकी पत्नियों ने उनके दिमाग में डाला था। एक रात जब मैं अपनी परेशानी की वजह से सोच विचार में बैठा हुआ था, अचानक दरवाजा खुला और सुमित्रा अंदर आई। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो मेरी तरफ बढ़कर बोली, पिताजी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वो रात मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई। सुमित्रा ने मुझे याद दिलाया कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है जिसके लिए हमें जीना है। सुमित्रा का मेरे घर में रहना मेरे बेटों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा था। सुमित और पंकज को सुमित्रा से अजीब सी दुश्मनी हो गई थी। वे उसके हर काम में कमियां निकालते, उसके बच्चों को डांटते और अक्सर उसके खिलाफ बातें करते। एक दिन मैं घर के आंगन में बैठा था जब मैंने अपने बेटों को आपस में धीरे धीरे बातें करते सुना। वे लोग प्लान बना रहे थे कि किस तरह से सुमित्रा को इस घर से निकाल दिया जाए। सुमित, जो हमेशा से जल्दी गुस्से में आ जाता था, बोला, हमें इस औरत को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। पिताजी का सारा पैसा इसी पर खर्च हुआ जा रहा है और इसके बच्चे मजे से रह रहे हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर हमारा हिस्सा तो कहीं का नहीं रहेगा। पंकज ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, सही कह रहे हो भैया, अगर ये औरत यहाँ रही तो पिताजी हमें कुछ देंगे ही नहीं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इसे इस घर से निकालने का तरीका ढूंढना होगा। पंकज, जो कि सबसे बड़ा और अक्सर बहुत ही समझदार समझा जाता था, कहने लगा, हमें कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे सुमित्रा खुद ही इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे अपने ही बेटे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे और उसकी वजह थी वो बेचारी विधवा लड़की जो खुद इतनी मुश्किल में थी। मैं जानता था
कि अगर सुमित्रा को इस घर से निकाल दिया गया तो उसके पास कोई और ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। वो मेरे स्वर्गीय बेटे की एकमात्र निशानी थी। मैंने फैसला किया कि सुमित्रा के लिए मैं हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। मैंने अपने बेटों को अपने कमरे में बुलाया और उनसे खुलकर बात की। तुम लोग क्या सोचते हो कि इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? सुमित ने गुस्से में जवाब दिया, पिताजी, आपको हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। आपका सारा ध्यान तो सुमित्रा और उसके बच्चों पर है। आखिर हमें भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है। अगर सारी रकम सुमित्रा पर ही खर्च हो गई तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? मैंने सुमित की आंखों में देखा और कहा, तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सुमित्रा का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? तुम लोग जो उसके और उसके बच्चों के साथ कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत है। पंकज ने तुरंत बीच में पड़ते हुए कहा, पिताजी, हमें इस बात का एहसास है कि सुमित्रा की हालत अच्छी नहीं है, मगर आपको हमें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम आपके बेटे हैं और हमारा भी अधिकार है। मैंने पंकज की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग मेरे बेटे हो और मैं तुम सबको बराबर का प्यार देता हूँ, मगर सुमित्रा को मैं इस घर से जाने नहीं दूंगा। उसके लिए ये घर ही उसका आखिरी सहारा है। अगर तुम लोगों को मेरे फैसले से ऐतराज है तो फिर तुम लोग अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो, लेकिन सुमित्रा मेरे साथ इस घर में ही रहेगी। मेरे इस फैसले पर घर का माहौल और भी ज्यादा तनाव से भर गया। बेटे और बहू के चेहरे पर नाराजगी अब साफ नजर आने लगी थी। हर रोज घर में किसी न किसी बात को लेकर कोई न कोई कलह या झगड़ा होता रहता था। कभी खाने की मेज पर छोटी मोटी बातों पर तानाकसी चलती थी तो कभी किसी बहाने से सुमित्रा को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। सुमित्रा भी इस माहौल में अब हद से ज्यादा मानसिक दबाव का शिकार हो रही थी। वह अपने बच्चों की तरफ देखती और फिर मेरी तरफ, और उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ दिखाई देने लगता। मगर मैंने उसके और उसके बच्चों के लिए खुद से जो वादा किया था उसे पूरा करने का मैं ठान चुका था। एक दिन जब घर का माहौल हद से ज्यादा खराब हो गया, पंकज ने सुमित्रा से तीखे लहजे में कहा, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और पंकज को सख्ती से डांटा, ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमित्रा से इस तरह बात करने की? वो मेरी बहू है और इस घर का हिस्सा भी है, जैसे कि तुम लोग हो, और वो यहाँ पर हमेशा रहेगी। पंकज मेरी इस बात पर चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी साफ झलक रहा था। घर के हालात दिन ब दिन बहुत खराब होते जा रहे थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, सुमित्रा और उसके बच्चों का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। अब हर दिन सुमित्रा के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। मेरे बेटे और बहुओं की बातें और उनका व्यवहार सुमित्रा पर गहरा असर डाल रहा था। वो बहादुरी से इन सारे हालातों का सामना कर रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। एक दिन जब सुमित्रा ने नाश्ते के दौरान बहू की तीखी बातों का सामना किया तो वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और इन लगातार तानों की वजह से उसकी सेहत और ज्यादा बिगड़ गई। शाम तक उसकी हालत काफी बिगड़ गई। वो तेज बुखार और कमजोरी का शिकार हो गई थी। मैंने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा की हालत काफी नाजुक है और उसे पूरी तरह से आराम करने की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा गया। मेरे दोनों पोते पोती के सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था, लेकिन अब मैं उनकी माँ को भी उनसे दूर नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैंने फौरन उसकी देखभाल का इंतजाम किया। मैं दिन रात उसके साथ अस्पताल में रहा, उसकी दवा और खाने पीने का खास ख्याल रखा। मेरी प्रार्थना रंग लाई और कुछ ही दिनों में सुमित्रा की हालत ठीक होने लगी। जब मैं सुमित्रा को घर वापस लाया तो वो बहुत कमजोर थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। मैंने उसके कमरे में एक छोटा सा बिस्तर लगाया और उसके सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। मैंने उसे खुद खाना खिलाया, दवा दी और रात भर उसकी सेवा की। सुमित्रा, जो अपने दुखों के साथ साथ इस बीमारी से भी जूझ रही थी, धीरे धीरे सेहतमंद लगने लगी। मेरी सेवा और देखभाल ने उसे वो सहारा दिया जो उसे मुश्किल वक्त में चाहिए था।
कुछ दिनों में उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक वापस आने लगी। लेकिन ये सब कुछ घर के बाकी लोगों को कैसे बर्दाश्त हो सकता था? वंदना, जो कि सुमित की पत्नी थी, हर पल मौके की तलाश में रहती थी। उसने अपने फोन में मेरा और सुमित्रा के इन सभी पलों को कैमरे में उतारना शुरू कर दिया। जब मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था, वो चुपचाप वीडियो और तस्वीरें बना रही थी और बाद में उन्हें अपने पति के साथ साझा कर देती थी। मेरी दोनों बहुएं आपस में मिली हुई थीं। वे हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह सुमित्रा को इस घर से निकाल दें और इस घर की मालकिन बन जाएं। इसलिए वे झूठे सबूत इकट्ठे कर रही थीं ताकि उनके दम पर सुमित्रा को घर से निकालने में कामयाब हो जाएं। एक दिन जब मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था, सुमित और पंकज मेरे सामने आ गए और कहने लगे, पिताजी, अब हम आपकी ये हरकतें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सब कुछ हमारी सहनशीलता से बाहर होता जा रहा है। आपको तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, पर अब तो आप हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखते। अगर आपकी ये हरकतें मोहल्ले वालों या बाकी लोगों के सामने आ गईं, तो हम लोगों का तो कहीं मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सही रास्ते पर आ जाएं और सुमित्रा को इस घर से बाहर निकाल दें। वो अभी जवान है, उसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो सकता है। और रही बात बच्चों की, तो उनकी जिम्मेदारी आप बेशक उठा लीजिए, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। आखिर वो आपके बेटे की औलादें हैं। लेकिन सुमित्रा को अब हम इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने उन लोगों से कहा, भला तुम लोग कहना क्या चाहते हो? जो भी बात है साफ साफ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद पंकज ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे वे तस्वीरें दिखाई जो चोरी छुपे ली गई थीं। जब मैं सुमित्रा को दवा पिला रहा था और उसके सिर को दबा रहा था, क्योंकि उस वक्त उसे मेरी काफी ज्यादा जरूरत थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उसकी देवरानी या जेठानी उसका ख्याल रखें, लेकिन इसके बजाय उन लोगों ने हमारी तस्वीरें खींची और इतना बड़ा तमाशा बना दिया। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे अपने ही बेटे, जिन्हें मैंने अपनी मेहनत और कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वो मेरे ही खिलाफ खड़े थे। मैंने एक लम्हे के लिए खामोशी ओढ़ ली, मगर फिर मेरी आंखों में गुस्से की चिंगारी चमकने लगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैंने गुस्से से कहा। मेरी परवरिश, मेरे प्यार का ये सिला दिया। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया और अब तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मेरे और सुमित्रा के बीच में कुछ गलत है। सुमित ने ताना मारते हुए कहा, पिताजी, हम बस वही दिखा रहे हैं जो सच है। मेरे दिल में गम और गुस्सा दोनों एक साथ उठ रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं उनके सामने हार नहीं मानूंगा। तुम लोग ये वीडियो जहां चाहे दिखाओ, मैं अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा। सुमित्रा इस घर का हिस्सा है और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे इस सख्त जवाब पर सुमित और पंकज के चेहरे पर नाराजगी और मायूसी नजर आई। वे समझ गए कि मैं उनके दबाव में नहीं आने वाला, लेकिन मैं जानता था कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा और मुझे अभी और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुमित्रा, जो अब बेहतर हो रही थी, उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे बेटों ने क्या मंसूबा बना रखा है। घर का माहौल अब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था, मगर मैंने ठान लिया था कि सुमित्रा को किसी भी कीमत पर इस घर में रहने दूंगा। भले ही तनाव और टेंशन बना रहता था, लेकिन सुमित्रा के साथ जो हो रहा था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे था। उसका पति, जो उसका एकमात्र सहारा था, हाथ से निकल चुका था। इस हादसे ने सुमित्रा की जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। अब वो अकेली और बेसहारा थी। अपने बच्चों के साथ एक ऐसे घर में थी जहां उसकी कदर करने वाला कोई नहीं था। हादसे के बाद से सुमित्रा की देवरानी और जेठानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। वह हमेशा ये जताती थी कि वो इस घर पर बोझ है और अगर वो यहाँ से चली जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन सुमित्रा को ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो सुमित्रा के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि उसके हाथ में अपने पति की एक तस्वीर थी और वो आंसुओं से भीगी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? सुमित्रा ने करुण दृष्टि से मुझे देखा और कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह हादसा कोई हादसा नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया।
ये तुम क्या कह रही हो? मैंने पूछा तो वो कहने लगी, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल उठ रहा है कि इस सबके पीछे जरूर कोई साजिश थी। नवीन मुझे हमेशा कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके आखिरी दिनों में वो बहुत परेशान रहते थे, जैसे कि वो किसी के दबाव में थे। मैंने सुमित्रा को तसल्ली दी और कहा, बेटी ये सब तुम्हारा वहम है। नवीन की मौत एक हादसा थी और उसमें किसी की साजिश नहीं हो सकती। लेकिन फिर मेरे दिल में भी शक की लहर उठने लगी थी। वक्त गुजर गया, मगर सुमित्रा के साथ मेरी बाकी बहुओं का व्यवहार और भी ज्यादा बुरा हो गया था। वे लोग उसे हर रोज ताने देती और उसे घर से निकालने की बातें करती, लेकिन इस सब के पीछे एक और खौफनाक मंसूबा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। सुमित्रा के साथ मेरी बाकी बहुओं का मकसद सिर्फ इतना था कि वो उसे घर से निकालकर इस घर की जायदाद और मेरे रिटायरमेंट की रकम पर कब्जा कर सकें। वे जानती थी कि अगर सुमित्रा यहाँ रही तो उनके मंसूबों में रुकावट बनी रहेगी, इसलिए उन्होंने अपने पतियों के साथ मिलकर एक साजिश रची थी। सुमित्रा के पति का वो हादसा एक मामूली दुर्घटना नहीं था, वो सोच समझकर किया गया षड्यंत्र था ताकि सुमित्रा मजबूर होकर इस घर को छोड़ दे। लेकिन सुमित्रा की बेगुनाही और सादगी ने उसे अभी तक इस गहरी साजिश का एहसास नहीं होने दिया था। एक रात जब सब सो रहे थे, पल्लवी और पंकज आपस में बातें कर रहे थे। पल्लवी ने पंकज से कहा, हमारी पहली साजिश कामयाब हो चुकी है, मगर अब हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। अगर सुमित्रा को जरा सा भी शक हुआ तो वो हमारे खिलाफ हो सकती है। हमें उसे किसी भी तरह से घर से निकालना है और इसके बाद पिताजी की सारी जायदाद और रिटायरमेंट की रकम हमारी होगी। पंकज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें ये सब बहुत ही सावधानी से करना होगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इन सब बातों को बर्दाश्त और नजरअंदाज कर रहा था, मगर सुमित्रा के लिए ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। एक दिन जब मैं घर आया तो सुमित्रा मेरे सामने आई। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने कहा, पिताजी, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे रोज ताने मिलते हैं, रोज दुख पहुंचाया जाता है। मैंने फैसला किया है कि मैं नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का पेट खुद पालूंगी बिना किसी के रहमो करम के। इसलिए अब आप हमें इस घर से जाने दें। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे फट गया। मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था कि मेरी बहू, जो मेरी अपनी बेटी जैसी थी, इस घर को छोड़ने की बात कर रही थी। मैंने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा, और अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये घर छोड़ने की बात मत करो। सुमित्रा ने मेरी बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी थी। पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे बच्चे इस माहौल में खुश नहीं हैं और मैं उन्हें तकलीफ से नहीं गुजरने देना चाहती। मैं नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी, लेकिन हमें घर से जाने दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं जानता था कि सुमित्रा के लिए ये फैसला कितना मुश्किल था। मैंने उससे कहा, बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। सुमित्रा ने मुझे धन्यवाद कहा और वो रात भर सोच में डूबी रही। अगले दिन उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। जब सुमित्रा ने नौकरी शुरू की तो मैंने महसूस किया कि वो बाहर की दुनिया में एक नए अंदाज से जीने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने बच्चों के लिए खुद को मजबूत बनाया और उन्हें बेहतर जिंदगी देने की जिद में जुट गई। एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था तो मैंने सुमित्रा को एक ऑफिस के बाहर देखा। वो बहुत व्यस्त नजर आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके पास गया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उस लम्हे में सोचा कि शायद बाहर की दुनिया उसके लिए बेहतर होगी, शायद वो अपने आप को एक नई जिंदगी दे सकेगी। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरी बाकी बहुएं उसके खिलाफ अब भी साजिशें कर रही थीं। मैं जानता था कि वे सुमित्रा को कभी खुश नहीं देखना चाहती थी। घर में हर दिन एक नई साजिश होती थी। मैंने अपने बेटों को बार बार समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे चाहते थे कि सुमित्रा घर से चली जाए ताकि वे रिटायरमेंट के पैसे और जायदाद पर कब्जा कर सकें। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सुमित्रा को इस तरह हारने नहीं दूंगा।
ये लड़ाई मैंने अपने दिल में शुरू की थी और अब मैं इसे जीतना चाहता था। बाहर की दुनिया में भी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लोग बातें बनाते, कुछ मेरे बच्चों के बारे में और कुछ सुमित्रा के बारे में। मैं हर रोज इन बातों से गुजरता, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि सच्चाई हमेशा जीतती है और मुझे अपने उसूलों पर कायम रहना है। मेरी जिंदगी के साथ सुमित्रा की जिंदगी भी एक ऐसी दास्तान बन चुकी थी जो रोज और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी। जब सुमित्रा ने नौकरी शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि घर के बाहर की दुनिया में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुमित्रा को बाहर के माहौल से एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसने उसकी जिंदगी को हिलाकर ही रख दिया था। सुमित्रा ऑफिस में काम करते हुए अपने कुछ साथियों के साथ खाना खा रही थी कि फिर एक बात उसके कानों में पड़ी। एक औरत जो कि उसके साथ काम करती थी, उसने उससे उसके पति के हादसे के बारे में पूछा। सुमित्रा ने गमगीन लहजे में कहा कि मेरे पति का देहांत एक हादसे में हुआ था और ये सब बहुत अचानक था। मैं आज तक इस सच्चाई को सपना नहीं समझ पाई हूँ। उस औरत ने एक लम्हे के लिए खामोशी ओढ़ी, फिर धीरे से बोली, सुमित्रा, मैंने कुछ लोगों से सुना था कि वो हादसा खुद से नहीं हुआ था। शायद तुम्हारे पति की मौत के पीछे कोई साजिश थी। ये बात सुनकर सुमित्रा का दिल धक्क से रह गया। उसने हैरत से पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? उस औरत ने बात जारी रखी, मैंने खुद तो कुछ नहीं देखा, मगर कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे पति के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी। शायद तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। सुमित्रा की जिंदगी की डोर जैसे पल भर में ही खिंच गई थी। वो सच जानना चाहती थी, मगर उसके लिए क्या करना था ये वो नहीं जानती थी। उसे यह एहसास हुआ कि शायद उसके पति की मौत के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो अब तक पता नहीं चल पाया। ये बात उसके दिल में एक खंजर की तरह घुस गई। उसने खुद को मजबूत करने का फैसला किया कि वो इस सच्चाई को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। सुमित्रा ने मुझसे ये बात नहीं छुपाई। एक दिन जब वो मेरे साथ बैठी थी, उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे शक है कि मेरे पति की मौत कोई हादसा नहीं थी। मुझे लगता है कि ये साजिश थी। मैंने सुमित्रा की बात सुनी, मगर मैं जानता था कि ये बात कितनी तकलीफदेह हो सकती है। मैंने सुमित्रा से कहा, बेटी, अगर तुम्हें ये लगता है तो हमें सच जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, मगर याद रखना, इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुमित्रा ने मेरी बात सुनकर हिम्मत की और फिर कहा, मैं तैयार हूँ पिताजी। मैं अपने पति के लिए इंसाफ चाहती हूँ और उसके लिए कुछ भी करूँगी। इसके बाद सुमित्रा ने धीरे धीरे सच्चाई की खोज शुरू की। वो उन लोगों से मिलने लगी जिन्होंने हादसे के बाद कुछ सुना था या देखा था। वो अपने काम के दौरान भी इन बातों को सोचती रही और रातों को जाग कर भी इस पर सोच विचार करती रही। आखिरकार सुमित्रा को कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने उसके दिल में ये यकीन पैदा कर दिया कि उसके पति की मौत एक साजिश का नतीजा थी। उसने ये बात मुझे बताई और हम दोनों ने मिलकर उस साजिश को बेनकाब करने का फैसला कर लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हम कामयाब होते जा रहे थे। इसलिए मैंने अपने बेटे और बहुओं से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा। मैं यही सोचता था कि मेरे और सुमित्रा की तरह बाकी घर वालों को भी खुशी होगी, पर मेरी सोच गलत निकली। जब मैंने सब घर वालों को बता दिया कि अब नवीन के कातिल जल्द ही हमारे सामने होंगे, तो मेरी दोनों बहुओं के चेहरों से तो रंग ही उड़ गए। उनके चेहरे सफेद पड़ने लगे और वे दोनों अपने हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ने लगी और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर मेरे दोनों बेटे मुझसे कहने लगे, पिताजी, अब इस मामले को इतना लंबा घसीटने का कोई फायदा नहीं है। आप क्यों इस सब से जूझ रहे हैं? जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतना ही जीता है। नवीन की जिंदगी भी शायद इतनी ही लिखी थी। आप इन मामलों से दूर रहें। वैसे भी इस हादसे को गुजरे अब काफी साल हो चुके हैं। अब आपके हाथ जितने भी सबूत लगे हैं उनसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ करके इस मामले को बढ़ाएं। भगवान हमारे भाई को स्वर्ग दे। आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। पंकज ने जब ये बात कही तो मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सुमित्रा कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी, ये बात सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि सुमित्रा की जिंदगी में
उसके हर दुख सुख का साथी सिर्फ मैं ही था और सिर्फ उसे मैं ही समझ सकता था। बाकी घर वाले तो उसे और उसके बच्चों से सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। सुमित्रा और मैं सबूत हासिल करने की खोज जारी रखे हुए थे कि कुछ दिन गुजरते ही जब मैं और सुमित्रा इस पूरे मामले पर बात कर रहे थे तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर जब दरवाजा खोला तो मेरी दोनों बहुएं और दोनों बेटे दरवाजे के बाहर खड़े थे। मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, पिताजी आपने दरवाजा बंद क्यों किया था? उनके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया कि मेरा बेटा एक बार फिर मुझ पर शक कर रहा था। मैंने अपने बेटे को जवाब दिया, तुम लोगों को कोई भी अधिकार नहीं बनता कि तुम लोग मुझसे ये सवाल करो। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, पिताजी अब हम अपने घर में आपकी ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर मैं अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं कर पा रहा था। मेरे दोनों बेटे मुझसे कह रहे थे कि अगर आप दोनों को आपस में सिर्फ बात ही करनी थी तो आपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? उन लोगों के इस तरह के सवाल सुमित्रा की हिम्मत तोड़ रहे थे। मैं अब हरगिज अपने बेटों को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं नवीन की मौत के सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैंने उन्हें बताया था तब उन्होंने मुझे इस बात से रोकने की कोशिश की थी जिससे सुमित्रा मायूस हो जाती थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरी दोनों बहुएं सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से खींचती हुई बाहर ले आईं और अपने पतियों से कहने लगीं, अब हम उसे एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत ही बदकिरदार औरत है, इसे अब इस घर से जाना ही पड़ेगा। सुमित्रा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा था कि सुमित्रा बदकिरदार नहीं बल्कि एक पाक दामन लड़की है। मुझे अपने बेटों और बहुओं की गंदी सोच पर हैरत हो रही थी। मैंने उनसे कहा, हाँ आज के बाद सुमित्रा इस घर में नहीं रहेगी। तो सुमित्रा ने भी मेरी तरफ हैरानी से देखा। फिर मैंने कहा, सुमित्रा के साथ साथ मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। तो मेरे बेटों के चेहरों से तो रंग ही उड़ने लगा था और मेरी दोनों बहुएं परेशान नजर आने लगीं। मैंने सुमित्रा के सिर पर हाथ फेरा और फिर उसके बच्चों को उठाया। हमने घर से जरूरत का कोई भी सामान नहीं लिया और यूं ही घर से निकल आए। मुझे पता था कि मेरे बेटे मेरी ही कमाई खाते हैं, इसीलिए मेरे बिना वे बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे और खुद ही मुझसे माफी मांगने आ जाएंगे। सुमित्रा ने मुझे बहुत रोका और समझाया, पिताजी आप अपने घर को छोड़कर मत जाइए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से आप पर ऐसे घटिया इल्जाम लगे। आपकी जिंदगी को मैंने बहुत मुश्किल में डाल दिया है। आप मुझे जाने दें और खुद वापस घर चले जाएं। लेकिन मैं अपने फर्ज से कैसे बच सकता था? सुमित्रा मेरा फर्ज बन चुकी थी क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी। मैं अपनी सारी जिंदगी हर जिम्मेदारी निभाता आया था, तो फिर इस जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकता था जब सुमित्रा का इस दुनिया में अब मैं ही एकमात्र सहारा था। मैंने एक किराए का मकान लिया जहां पर मैं सुमित्रा और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि सुमित्र और पंकज दोनों मुझसे माफी मांगने आ गए। मैं अच्छी तरह समझता था कि वे किस लिए माफी मांगने आए थे। उन्हें मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था। मैं उनका बाप था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नियों के कहने पर मुझ पर जो गंदे इल्जाम लगाए थे वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने मुझे बुरी तरह जलील किया था और ये भी कभी भुलाया नहीं जा सकता था। मुझे मालूम था कि उनके पास अब खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वे मेरे पास लौटे थे। वे मेरे पैसों को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक हफ्ता भी नहीं लगाया और आकर मुझसे माफी मांगने लगे। पर मैंने भी सोच लिया था कि इस बार मैं उनके साथ वापस नहीं जाऊंगा। सुमित्रा ने मुझे समझाया, पिताजी आप अपने बेटों के पास लौट जाइए, मैं इस घर में अकेली रह लूंगी। पर मैं सुमित्रा की ये बात नहीं मान सकता था। मैंने अपने बेटों को वापस भेज दिया। एक दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और सुमित्रा घर की जरूरत का सामान लेने बाजार जा रहे थे। तभी मुझे वो चौकीदार दिखाई दिया जो नवीन के दफ्तर के बाहर नौकरी करता था। उसने हालचाल पूछने के बाद सुमित्रा की ओर देखकर कहा, सुमित्रा की विधवा हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। फिर वो मुझसे कहने लगा, मनोज भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी।
नवीन के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए आपने जरा भी कोशिश नहीं की। वे तो इस शहर के कुख्यात गुंडे थे जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर आप उन्हें थाने ले जाते तो वे फौरन गुनाह कबूल कर लेते और आपको उस इंसान तक भी पहुंचा देते जिसने ये सब करवाया था। लेकिन आपने सब कुछ हादसा मानकर चुप्पी साध ली। ये एक हादसा नहीं था। मैंने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, उस वक्त तुमने चुप्पी क्यों साध ली थी? अब अगर जरा सा भी कोई सबूत मिल गया और मुझे पता चल गया कि ये सब किसने करवाया है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगा जिसने सुमित्रा और उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छीन लिया। मुझे अब एहसास हो चुका है कि नवीन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने चौकीदार से पूछा, तुम उस समय वहीं नौकरी करते थे? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? चौकीदार ने कहा, मनोज साहब, मैं तो नवीन साहब की मौत के बाद वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। उनके बाद मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था। मेरे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों की कुछ वीडियोज हैं उन दिनों की जब नवीन साहब की मौत हुई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। मैंने कहा, हाँ जरूर दो, हो सकता है उनमें कुछ सुराग मिल जाए। अगले दिन वो चौकीदार मेरे घर आया और मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव दे दी जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। मैंने वो पेन ड्राइव सुमित्रा के लैपटॉप में चलाई। जैसे ही वीडियो चली, नवीन का चेहरा स्क्रीन पर उभरा। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा जवान बेटा, मेरा बहादुर बेटा वीडियो में चहल पहल करता हुआ हंसते मुस्कुराते लोगों से बातें कर रहा था। नवीन हमेशा हंसकर ही बात करता था। उसके चेहरे पर मैंने कभी गुस्सा या नाराजगी नहीं देखी थी। सुमित्रा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया। उसने कहा, पिताजी, अब हम नवीन के कातिलों तक जरूर पहुंचेंगे। हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। हम नवीन के कातिलों को सजा दिलवा कर रहेंगे। मैंने सुमित्रा से कहा, बेटी, मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूँ। अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं कभी भी ये जंग नहीं लड़ पाता। फिर एक वीडियो में हमें दिखा कि कुछ लोग नवीन से बात कर रहे थे। वे उसे छत पर ले जाने के लिए कह रहे थे। नवीन के ऑफिस की बिजली की कुछ तारों में खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए नवीन ने खुद मिस्त्रियों को बुलाया था। नवीन जब छत पर चढ़ गया तभी कुछ और लोग आए और नवीन के बारे में पूछने लगे। हमें नवीन साहब ने बुलाया है बिजली ठीक करने के लिए, लेकिन नवीन तो पहले ही कुछ लोगों के साथ छत पर जा चुका था। फिर ये कौन थे? किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें भी छत पर भेज दिया। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, कुछ देर बाद चीखते हुए नीचे आए। छत पर नवीन साहब की लाश पड़ी है। पूरा ऑफिस में भगदड़ मच गया। नवीन की लाश को नीचे लाया गया। ऑफिस के लोगों ने छानबीन की, जिससे पता चला कि नवीन की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई थी। सबने मान लिया कि एक हादसा था। हैरत की बात तो ये थी कि जो लोग पहले नवीन के साथ छत पर गए थे, वे लोग कौन थे और कहाँ गए, ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। ये बात वहीं दब गई, जबकि वीडियो में उन लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने वो वीडियो जाकर पुलिस के सामने पेश कर दी। पुलिस ने खुद ही उन गुंडों को पकड़ लिया, क्योंकि वे शहर के मशहूर गुंडे थे जो अक्सर पकड़े जाते थे और फिर सजा पूरी होने के बाद छूट जाते थे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि ये काम उन्होंने पैसों के बदले किया था। जब ये पता चला कि उन्हें पैसे किसने दिए तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पैसे मेरी दोनों बहुओं ने दिए थे नवीन को मारने के बदले में। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहुएं हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कर सकती हैं। मैंने ये सारी सच्चाई अपने दोनों बेटों सुमित और पंकज को सुनाई। उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक देने का फैसला किया। मैंने दोनों बेटों से कह दिया कि तुम अपनी पत्नियों को तलाक दो या ना दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तुम लोगों से अब कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अपनी पूरी जायदाद, अपनी रिटायरमेंट की रकम और सब कुछ सुमित्रा और उसके बच्चों के नाम कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरे बेटों ने भी मेरे इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं जताया। वे कहने लगे, पिताजी, अब तक हम अपनी पत्नियों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी पत्नियां हमारे सगे भाई की जान ले लेंगी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम अपनी पत्नियों का साथ देते रहे। इसीलिए आपका फैसला हमारे लिए बिल्कुल सही है
अब हम अपनी पत्नियों को उनके किए की सजा हर हाल में दिलवाएंगे और अपने भाई को इंसाफ दिलवाएंगे। वे आगे कहने लगे, पिताजी, अब हमें ना तो दौलत चाहिए और ना ही जायदाद, बस आप हमें छोड़कर ना जाएं और हमेशा हमारे साथ रहें। कृपया हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने सुमित्रा से भी माफी मांगी और कहा, हमारी पत्नियां हमें आपके खिलाफ भड़काती रहीं, हमारे दिलों में दौलत का लालच भरती रहीं, वे हमारे दिलों में पिताजी के प्रति नफरत पैदा कर रही थीं। इसी कारण हम पिताजी की बेइज्जती करते थे और उनकी कोई बात नहीं मानते थे। कृपया हमें माफ कर दें और हमारे साथ चलकर अपने घर में रहें। जब मैंने अपने बेटों को पश्चाताप की आग में जलते हुए देखा तो मैंने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि इस समय वे पूरी तरह से गलत नहीं थे, वे सिर्फ भड़कावे में आ गए थे। अगर उन्हें इस बात का जरा भी एहसास होता कि उनकी पत्नियां उनके साथ कौन सा खेल खेल रही हैं और कौन सा गुनाह करने जा रही हैं, तो वे इस समय उनके साथ कभी भी नहीं देते। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन था कि चाहे उनके मन में दौलत का कितना भी लालच हो, लेकिन वे इतने नहीं गिर सकते कि अपने ही सगे भाई की जान ले लें। पत्नियों के भड़कावे में आकर वे सिर्फ धोखा खा गए थे, असली सच्चाई उन्हें नहीं पता थी। इसलिए मैंने अपने बेटों को माफ कर दिया। इसके बाद पुलिस मेरी दोनों बहुओं को पकड़कर ले गई और अदालत ने नवीन के कत्ल के जुर्म में उन्हें सजा सुनाई। मैं और सुमित्रा बहुत खुश थे, क्योंकि हमें अपने मकसद में कामयाबी मिल चुकी थी और मेरे स्वर्गीय बेटे को इंसाफ मिला था। सुमित्रा के चेहरे पर अब हर वक्त एक सुकून नजर आता था, जो नवीन के कातिलों को सजा दिलवाने के बाद आया था। सुमित्रा और उसके बच्चों को देखकर अब मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।